अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने तीन चैप्टर्स रिव्यू करने हैं। आपके जो टेस्ट सेशन में तीन चैप्टर्स हैं उनको हमने रिव्यू करना है ताकि आप अपनी टेस्ट सेशन की तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो चैप्टर है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं मुआशी तरक्की को। वो कैसे आती है? आर्थर लुइस जो है एक प्रोफेसर है, उनकी डेफिनेशन है टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मुआशी तरक्की जब आती है जब आपके मुल्क के अंदर कोई कुछ गुड्स जो होते हैं, जो सामान होता है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई हो या सर्विसेज आप बढ़ा दें और उससे जो डेवलपमेंट होती है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उसको तरक्की कहते हैं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपका जो पहला टॉपिक आता है वो है इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि हमारे इंपॉर्टेंट कौन से सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। तो सबसे पहला है मिनरल्स। मिनरल्स में जब हम देखेंगे तो मिनरल्स में हमें बहुत सारी ऐसी नेचुरल मिनरल्स मिलेंगे जिसमें पेट्रोल जो है, जो हमारा OGDCL का इदारा है जो उसको देखता है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1961 में ये बना था। और इसमें पेट्रोल रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या डिस्कवर की गई हैं पाकिस्तान में उनको मैनेज करता है। और फिर बहुत सारे जगह यहाँ पे बताई गई हैं, बलकसर, ढालियाँ, जोया मीर, मनवाल वगैरह, जो जहाँ से पेट्रोलियम मिला। इसके अलावा नेचुरल गैस है। आप जानते हैं सुई की एक मकाम पे ये एक नेचुरल गैस हमें मिली जिसकी वजह से इसका नाम सुई गैस पड़ गया। बलूचिस्तान में ये जगह है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ हमें नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले, तो वो उन जगहों का नाम यहाँ पे मेंशन है। और ये हमें नेचुरल गैस जो है सुई पे 1952 में हमें मिली थी। इसके बाद कॉपर है। ये कॉपर वो है जिससे हम मुख्तलिफ बर्तन भी बनाते हैं, कॉपर वायर्स भी बनाते हैं, कॉइन्स भी बनाते हैं, और कई सारे जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं आपके उसमें इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे भी बहुत सारी जगहें लिखी हैं जहाँ पे कॉपर रिजर्व्स पाए गए और पाकिस्तान में ये मिले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे इकोनॉमी के, कि हम इससे बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में बनाते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम कई बार एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये हमें हमारी इकॉनमी को फ़ायदा देते हैं। फिर आयरन ओर है। ठीक है, आयरन जो है हमें 1957 में इसके रिजर्व्स मिले और बहुत सारी जगहों पे मिले जिनमें काला बाग, डोल निसार वगैरह ये सारी जगह हैं। उसके अलावा कोयला है। कोयला भी हमें बहुत सारी जगहों से मिला। और रिसेंटली जो थरकोल हमारा जो प्रोजेक्ट है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाह रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और कहा जाता है कि अगर थरकोल पावर प्रोजेक्ट हमारा कामयाब होता है तो अगले 100 सालों तक बिजली जो है हम उसको कोयले से पैदा कर सकते हैं। उसके अलावा सॉल्ट है। आप जानते हैं खेवड़ा माइंस बड़ी मशहूर है। इसके अलावा वर्षा है। उसके बाद बहादुर खेल, काला बाग वगैरह, ये यहाँ पे हमें सॉल्ट भी मिलता है। और आजकल जो पिंक सॉल्ट मार्केट में अवेलेबल है, ये हिमालयन सॉल्ट भी इसको कहते हैं। ये एक अच्छा सॉल्ट है, नेचुरल सॉल्ट है जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है और यहाँ से खेवड़ा माइंस वगैरह से आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्रोमाइट है। क्रोमाइट के बहुत बड़े 25 रिजर्व्स पाकिस्तान में पाए गए और वो मुख्तलिफ जगहों पर हैं। आप ये सारी जगह याद कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं। फिर जिप्सम है। उसके बाद लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन कई बार चूने को कहते हैं और वो जो आप कई बार पान में इस्तेमाल करते हैं, पेंट में इस्तेमाल करते हैं, साबुन में इस्तेमाल करते हैं, ये वो है। मार्बल जो है हम जानते हैं कि जो हमारे घरों में फ़र्श पे जो मार्बल लगा होता है ये वो मार्बल है और ये आपके पहाड़ों से मिलता है और कई बार गिलगित, अटक, चागई, मुख्तलिफ पहाड़ों से आपको ये मिल जाएगा। लास्ट में सल्फ़र है। इसको भी आप पढ़ लें और ये मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है। मिनरल्स के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी इकॉनमी को चला रहा है, जो आपकी इकॉनमी को रन कर रहा है, वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोर्स ऑफ फूड। हमारे खाने के लिए ज़ाहिर है हमें दालें जो हैं, शुगर केन, शुगर, कॉर्न, राइस, चावल, कॉटन, वीट, आटा, ये तमाम चीज़ें जो है हमें एग्रीकल्चर के थ्रू मिलती हैं। आपकी जितनी भी सब्जियां हैं, आपकी फ्रूट्स हैं, ये हमें एज अ सोर्स ऑफ फूड खाने के तौर पे मिलती हैं। फिर सोर्स ऑफ नेशनल इनकम भी है। ऑब्वियसली अगर आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, कोई चीज़ ग्रो कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगी अगर इस चीज़ की, तो आपके मुल्क को भी फ़ायदा होगा, आपकी इंटरनल इकॉनमी भी बढ़ेगी और साथ में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होता है खाम माल, ऐसी चीज़ जो बज़ाते ख़ुद तो इस्तेमाल ना हो लेकिन उसको कन्वर्ट किया जा सके। जैसे कि कॉटन है। कॉटन एक बज़ाते ख़ुद जो उसका फ्लावर है वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, उसको फिर धागे में कन्वर्ट करके फिर कपड़े बनाए जाते हैं। इसी तरह वीट देख लें। वीट जो है वो बज़ाते ख़ुद उसका जो दाना है वो रॉ मटेरियल है, फिर उसको आटे में कन्वर्ट करके रोटी बना के इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के ज़रूर रॉ मटेरियल आता है, फिर हम उसको कन्वर्ट करके इस्तेमाल करते हैं।
फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एग्रीकल्चर के अंदर तकरीबन 44% से ज़्यादा लोग जो हैं वो खेती बाड़ी और ज़राअत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। फिर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट की जाती हैं चीज़ें, तो जो एक्सपोर्ट की जाती हैं उससे फिर हमें फॉरेन एक्सचेंज आता है, ठीक है, डॉलर की सूरत में हमें पैसे मिलते हैं। सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑब्वियसली अगर आप एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो जैसे हमने डेफिनेशन देखी थी आर्थर लुइस की कि जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है एग्रीकल्चरल पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विद प्रॉब्लम्स। तो हमने यहाँ पे देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या पोटेंशियल है। तो ये आप रीड करेंगे कि 7 रीजंस दी हुई हैं कि ऑफ लो पर एकड़ एवरेज यील्ड, क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, तो ये आप खुद रीड आउट कर लें तो आपको ये यहाँ पे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिलेटेड टू कैनाल्स के इंपॉर्टेंट कैनाल्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हम जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम कैनाल्स को नहीं भूल सकते, क्योंकि हमें वहीं से मोस्टली हमारी ज़मीनों को, ख़ासतौर पे पंजाब की जो ज़मीन है कैनाल से हम उनका पानी लेते हैं। तो इसमें तमाम रिवर्स जो उनके साथ कैनाल कनेक्टेड है, उसमें रावी के साथ जो जितनी कैनाल्स हैं, चिनाब के साथ, सतलज, जहलम, इन तमाम के साथ जो कैनाल्स हैं वो हम इसमें सारे नाम लिखे हुए हैं और वो आप पढ़ें। आई होप सो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत ही आसान ये टॉपिक है। फिर रिवर से रिलेटेड ही इंडस वाटर ट्रीटी का अगले पेज पे जिक्र है, जो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक टॉपिक शामिल है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ था 1960 में, और 1960 में ये मुआहदा ये हुआ था कि जो 6 रिवर्स हैं उसके अंदर के जो 3 दरिया हैं वो इंडिया इस्तेमाल करेगा और जो बाकी के 3 दरिया है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। तो अगर आप यहाँ पे ये लाइन देखें, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी 3 वेस्टर्न रिवर्स जो आपके वेस्ट पे हैं, इंडस, जहलम, चिनाब, ये पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और जो ईस्टर्न साइड पे, जो इंडिया की साइड पे हैं 3 रिवर्स जिनमें रावी, सतलज और ब्यास जो हैं, ये इंडिया इस्तेमाल करेगा। और ये मुआहदा था और इस पे फिर बताया गया कि कितने हद तक एक लिमिट है, कितने डैम बनाए जा सकते हैं, कितना पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इस मुआहदे का हिस्सा थी। आगे आपके एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पैटर्न ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर को किस तरह से मॉडर्नाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है मशीनरी आप ले आएँ, अच्छी मशीनरी लेकर आएंगे तो बेहतर हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। फिर जो सीड्स हैं, जो आप बीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी के यूज़ करें। उसके अलावा पेस्टिसाइड जो हैं, जो कीड़ा मार दवा होती हैं या जो स्प्रेज होते हैं, उनका अच्छा तरीके से इस्तेमाल करें। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी वगैरह को ख़त्म करें, ये जो दलदली पानी और ये जो नमकियात आ जाते हैं पानी के अंदर, इसको ख़त्म किया जाए। इंप्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, ये जो इरीगेशन आपका कैनाल सिस्टम है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कि जिस तरह से हम पानी वेल्स के थ्रू लेते हैं या कैनाल्स के थ्रू लेते हैं, जिस तरह से भी हमें आता है ट्यूबवेल के थ्रू लेते हैं, इस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। और न्यू रोड्स बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारी एग्रीकल्चर का जितना भी सामान है वो मुख्तलिफ मार्केट्स तक पहुँच जाए। उसके बाद मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं वो भी बताई गई हैं। ये बहुत आसान टॉपिक है। इसके अंदर ये बताया गया है कि लैक ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, हमारे पास कई बार एग्रीकल्चर की जो कंडीशंस वो इतनी अच्छी नहीं होती। फिर इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ कल्टिवेबल लैंड, कल्टिवेबल एरियाज़, कई बार ऐसे एरियाज़ हमारे पास होते हैं कि वो कल्टिवेबल नहीं होते, बैरन लैंड्स होते हैं, बंजर ज़मीनें होती हैं, तो उनको हम किस तरह से कल्टिवेबल कर सकते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अवेयरनेस की भी कमी है हमारे लोगों में, ये भी एक मेजर इशू है एग्रीकल्चर का। कई बार नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, फ्लड्स, अर्थक्वेक वगैरह, उससे भी नुकसान होता है। फिर इनएडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटीज़, कई बार हमारे पास कैनाल्स या डैम्स उस तरह के नहीं हैं। फिर लैक ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन, कि हम बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास जो है मशीनरी उस तरह की नहीं है, तो हम बहुत कम प्रोडक्शन कर पाते हैं। फिर लैक ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, पैसे नहीं है, लोन्स नहीं है लोगों के पास। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, जैसे मैंने बताया, नमकियात और पानी दलदली हो जाता है जिससे जो ज़मीन है वो बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है। लैक ऑफ एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो कैसे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको मार्केट्स तक लेके जाएँ। प्लांट डिजीज़, कई बार डिजीज़ की वजह से 25% क्रॉप जो प्रोडक्शन है वो आपको कम हो जाती है। बैकवर्डनेस ऑफ फार्मर्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतना तालीम याफ्ता नहीं है, चीज़ों को इतना समझते नहीं हैं। और प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं, जिसकी वजह से एक जो फार्मर है वो प्रॉपरली एग्रीकल्चर नहीं कर सकता। इसी के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन। फिर क्या इन प्रॉब्लम्स का, तो बताया कि लोन्स दिए जाएँ, इलेक्ट्रिसिटी
लोगों को प्रोवाइड की जाए, ट्यूबवेल बनाए जाएँ, वाटर लॉगिंग को ख़त्म किया जाए और जो बंजर ज़मीन है उनको ठीक किया जाए, और इस तरह की बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए गए हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में 3 किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक स्मॉल इंडस्ट्री है और एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। कॉटेज होती है जो घर पे लोग काम करते हैं, घर के लेवल पे, और उसमें मोस्टली 2 या 3 लोग या एक बंदा भी काम कर रहा होता है। और इसके अंदर अगर आप क्राफ्ट का देखें, जो आपके हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, लेदर गुड्स होते हैं, वुडन रिलेटेड, एम्ब्रॉयडरी, जो आपके टेलर रिलेटेड काम होते हैं, स्टोन क्राफ्टिंग, क्ले टॉयज़ वगैरह, ये मिट्टी के बर्तन, ये तमाम चीज़ें घरों पे होती हैं। ये कॉटेज इंडस्ट्री है आपकी। और उसके बाद है स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री में कई बार 2 से 9 के दरमियान जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, मतलब 10 से 12 लोग जब काम कर रहे होते हैं एक जगह पे, छोटी इंडस्ट्रीज़ में, तो वो इसको हम स्मॉल इंडस्ट्री कहते हैं। डेयरी फार्म वगैरह हो गए, बी कीपिंग, यूटेंसिल मेकिंग, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, कारपेट वेविंग हो गए, स्पोर्ट्स गुड वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ऑब्वियसली बड़ी चीज़ें होती हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, बड़े लेवल पे काम होता है, चाहे शुगर है, आयरन स्टील की इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम है, गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल, आर्मामेंट, वेपन्स वगैरह, आपके टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, बसेस, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ये तमाम जितने भी नाम लिखे हैं यहाँ पे, ये बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े पैमाने पे यहाँ पे काम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी में अगर हम क्विकली इसको रिव्यू करें तो आपको पता है एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पानी के थ्रू जो बिजली बनती है, उसमें डैम्स का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद थर्मल इलेक्ट्रिक पावर है। थर्मल इलेक्ट्रिक में ऑब्वियसली आप गैस, ऑयल और कोयला के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल कितना इस्तेमाल होता है, गैस, कोल और हाइड्रो न्यूक्लियर पावर, ये तमाम आपको बताया गया है कितना इस्तेमाल हो रहा है। फिर न्यूक्लियर पावर है, एटम को आप यूज़ करके बिजली पैदा करते हैं, और उसमें चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी बहुत एक फेमस प्लांट लगाया गया। और इसके बाद फिर सोलर इलेक्ट्रिक पावर, जो आजकल बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, सूरज की मदद से आप जो बिजली पैदा करते हैं। विंड इलेक्ट्रिक और विंड मिल्स लगाई जाती हैं, जिस तरह के आप देखते होंगे एक पोल के ऊपर एक फ़ैन की फॉर्म में एक लगा होता है, और वो जो टर्बाइंस है वो घूमती हैं, उससे फिर क्या होता है, आपको बिजली मिलती है। एक और सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास है नेचुरल गैस। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है सुई गैस का, जो हम जिक्र करते हैं सुई के मकाम पे जो गैस 1952 में पाई गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें एनर्जी में, पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल हम देखते हैं ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी बनाई गई 1961 में, वो किस तरह से मैनेज करती है। फिर कोयले को अगर हम देखें तो कोयला भी हमारे पास बहुत बड़ी मकदार में है, और सिंध और बलूचिस्तान में कहते हैं बहुत अच्छे बड़े मकदार में पाया जाता है। और थर का तो मैंने ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ कि वहाँ पे बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, और अगर माना जाता है कि अगर उसको बिजली के लिए इस्तेमाल किया जाए तो अगले 100 सालों तक पाकिस्तान में बिजली ख़त्म ना हो। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी एंड वेयर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, के किस तरह से क्या रीजंस हैं पॉवर्टी की। एक तो हम मानते हैं महंगाई है, एक मानते हैं एनर्जी क्राइसिस है, इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और इसके बाद पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से गुर्बत ज़्यादा है। और किस तरह से ख़त्म किया जाए, हुकूमत का काम है लोगों को जॉब्स दे, लोन्स दे, लोगों को पढ़ाए लिखाए, एजुकेशन प्रोवाइड करे, और मुख्तलिफ इदारों बैतुल माल के थ्रू ज़कात वगैरह दे, तो इससे पॉवर्टी जो है, गुर्बत ख़त्म हो सकती है। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं। जी, इस चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर स्टैट्स हैं। सबसे पहले हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन लगभग 21 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उसके बारे में डिटेल दी गई है कि कितने यहाँ पे मर्द हैं, कितनी ख़वातीन हैं, कितने यहाँ पे इस पूरे चैप्टर के अंदर बताया गया कितने पढ़े लिखे हैं, क्या एजुकेशन सिस्टम है। तो सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि अर्बन पॉपुलेशन, शहरी आबादी कितनी है, रूरल पॉपुलेशन, दही आबादी कितनी है, फिर प्रोविंस वाइज कितनी आबादी है ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब में कितने लोग रहते हैं, सिंध, बलूचिस्तान, ये तमाम डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। मेरे पास पुरानी बुक है, यहाँ पे 2017 का जो सेंसस है, जो मरदमशुमारी है, लोगों को जो काउंट किया गया था, वो यहाँ पे नहीं गिवन। बाकी जो लास्ट इससे पहले जो मरदमशुमारी हुई थी वो 1998 में हुई थी। उस टाइम आबादी 13 करोड़ 23 लाख थी, और अब की जो आबादी है वो लगभग 21 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे तो द रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दी गई है कि पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी है, और फिर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और फाटा, इनकी एवरेज आबादी कितनी कितनी है। ये टॉपिक्स को मैं इतना डिटेल में नहीं इसलिए बता रहा क्योंकि ज़्यादातर स्टैट्स हैं, तो आपने वो देखना है, आपको स्टैट्स याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा आबादी कितनी है, और पता होना चाहिए शहरों में कराची की आबादी कितनी ज़्यादा है, लाहौर की, इस्लामाबाद की, फैसलाबाद, बड़े शहर जो इनके आपको पता होना चाहिए।
अगला टॉपिक है आपका जो जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है सनफी लिहाज से, कि फिर ख़वातीन कितनी हैं पॉपुलेशन में पाकिस्तान की और मर्द कितने हैं। तकरीबन 51% जो हैं वो मर्द हजरात हैं और तकरीबन 49% जो है वो ख़वातीन हैं हमारी पॉपुलेशन के अंदर। फिर लिटरेसी रेट की बात आती है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ख्वानदगी का क्या रेट है। तो उसमें देखा जाए तो अभी माना जाता है कि पाकिस्तान की 62.3% जो है वो लिटरेसी रेट है, और पहले जो है ये कम था, अब ज़्यादा हो गया। और इसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तो ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो पंजाब में है, क्योंकि आबादी भी यहाँ पे ज़्यादा है। फिर इस चैप्टर में हम ये भी देख रहे हैं कि एजुकेशन कंडीशन कैसी है। तो देखा जाए तो इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं है एजुकेशन की पाकिस्तान में। और फिर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो स्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान में 3 लेवल्स पे होता है, प्राइमरी और प्रेप। जो प्रेप और प्राइमरी लेवल है, जिसको हम नर्सरी, प्रेप 1 और फिर क्लास 1 2 3 4 5 प्राइमरी लेवल कंसिडर करते हैं। उसके बाद मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन है। मिडिल जो है 6 to 8, सेकेंडरी 9 10th और हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है फिर बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी और पोस्ट डॉक तक है। फिर हमारे इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस किया जाता है जो हमें समझने की ज़रूरत भी है, हम सब तमाम स्टूडेंट्स को समझने की ज़रूरत है, तमाम टीचर्स को समझने की ज़रूरत है। वो है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में क्या इश्यूज़ हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो तमाम लोगों को फिर एजुकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा एक और इशू आता है कि हमारे यहाँ हेल्दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं हैं। हम ज़्यादा पढ़ाई पे, किताबों पे फोकस करते हैं। स्पोर्ट्स, डिबेट्स, पोइट्री, रेसिटेशन, स्पीचेस, इन चीज़ों में जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस लाने के लिए चीज़ें होती हैं, उन पे हम इतना फोकस नहीं करते। फिर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर चाहते हैं कि हम इंजीनियर, डॉक्टर बने, और बच्चों से नहीं पूछते कि उनका क्या इंटरेस्ट है, या इसके अलावा भी क्या दुनिया में कोई सब्जेक्ट या कोई ऐसी फील्ड है कि बच्चे पढ़ सकते हैं। अब तो खैर बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें बच्चे जा सकते हैं और वो उनको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जो बजट है एजुकेशन का वो इतना अच्छा एलोकेट नहीं होता। फिर जो टीचर्स हैं उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ये जो टीचर्स आते हैं वो फिर बहुत मजबूरी में टीचर्स बनते हैं, कोई शौक़ से टीचर नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान में टीचर को उस तरह से इज़्ज़त नहीं मिलती जिस तरह के वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर टीचर को जिस तरह से इज़्ज़त दी जाती है। फिर हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो रट्टा पे बेस करता है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है हमारे यहाँ। तो हमें इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है हमारी किताबों के अंदर भी कई बार सियासी चीज़ें लिखी जाती हैं, सियासी तौर पर उनको देखा जाता है, और ऐसा कोर्स पढ़ाया जाता है ताकि लोग उन लोगों को ही वोट करें जिनके बारे में वो पढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद फिर ऐसे कोर्सेज़ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट पढ़ाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंट पढ़ाए जा रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं, और इन्हीं का सोल्यूशन यही है कि फिर तमाम जो एजुकेशन सिस्टम है उसको यकसा कर दिया जाए, फिर ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर, और इसके अंदर ये बताया गया है कि कल्चर क्या होता है। एडवर्ड टेलर की एक डेफिनेशन है, वो कहते हैं कल्चर इज़ रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड आर्ट, लॉज, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द थाट्स एंड एक्शंस ऑफ द ह्यूमंस। तो वो कहते हैं कल्चर क्या है, कोई आर्ट हो सकता है, कोई कानून हो सकता है, कोई बिलीव्स हो सकते हैं, कोई ट्रेडिशन, सकाफत, आपकी जो तमाम चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड वो कल्चर हो सकती है। वो कह रहे हैं कोई थॉट्स भी कल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, और इंसान के जो एक्शंस हैं वो भी कल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर हम पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी सोसाइटी में देखें तो सबसे अहम चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है सोशल वैल्यूज़। हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि ख़वातीन हमारे यहाँ उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, छोटे बड़े की तमीज़ है। हम उर्दू के अंदर जब बड़े को मुखातिब करते हैं तो आप से कहते हैं, छोटे को कभी तुम या तू से हम कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो सोशल वैल्यूज़ हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा फ़ूड को देखा जाए तो हमारा एक अपना कल्चर है फ़ूड के अंदर। जैसे हम लाहौर और कराची के अंदर कई बार स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं, मिर्चें। जो पख्तून हैं या बलोची हैं वो कम खाते हैं, वो नमकीन ज़्यादा अपना सालन या चीज़ें खाते हैं। और इस तरह से कढ़ाई गोश्त, बिरयानी, लस्सी और ये तमाम चीज़ें जो हमारे कल्चरल फूड से इसका ताल्लुक़ है। फिर रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी है। अगर आप देखा जाए तो हमारे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है इस्लाम राइज है, और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से राइज है। कई जगहों पे आप देखेंगे कि है तो वैसे मुख्तलिफ़
रेशियली लिंगुअली या प्रोविंशियल लोग डिफरेंट हैं, लेकिन मज़हब उनको जोड़ के रखता है। कोई ऐसा त्यौहार उनको जोड़ के रखता है, रमज़ान उनको जोड़ के रखता है। फिर मिक्स्ड कल्चर अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ ड्रेसेस पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ अगर आप देखें तो खाने पाए जाते हैं, ट्रेडिशंस हैं, सकाफ़त है, मुख्तलिफ़ कल्चरल इवेंट्स हैं। कई बार मुख्तलिफ़ जगहों पर अगर आप जाएँ विज़िट करें तो वहाँ की शादियाँ डिफरेंट हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे इनके साथ जुड़ते हैं। कल्चर में ड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, शलवार कमीज़ कुर्ता धोती टर्बन वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है हमारा कल्चर का हिस्सा है और पाकिस्तानी सोसाइटी का हिस्सा है। अगर उर्स देखे जाएँ तो बहुत सारे उर्स होते हैं जो हमारे मुख्तलिफ़ सेंट्स गुज़रे हैं, सूफ़ी वगैरह गुज़रे हैं, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, हज़रत फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर, हज़रत शाहरुख़ आलम वगैरह, ये तमाम जो हैं, लाल शहबाज करंदर, मादुलाल हुसैन, ये तमाम लोग उनके मज़ार पे मुख्तलिफ़ उर्स होते हैं और लोग वहाँ पे जाते हैं और उनकी अकीदत है। स्पोर्ट्स के हवाले से देखा जाए तो हॉकी बज़ाहिर हमारा नेशनल खेल है, लेकिन हम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके अलावा अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो पोलो वगैरह बहुत शौक़ से खेली जाती है। इसके अलावा रिलीजियस फेस्टिवल्स भी हैं हमारे, जिसमें ईद है, शब बारात है, शब महराज है और योम आशूरा वगैरह, ये तमाम रिलीजियस इवेंट्स भी हैं। और अगर आप देखें तो हमारे कुछ ऐसे कस्टम्स हैं और ट्रेडिशंस हैं जो इस्लाम से रिलेटेड हैं। जैसे अगर आप देखें निकाह का एक इवेंट है जो इस्लामिक है, जिस तरह के जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके कान में अजान दी जाती है, तो ये एक रिलीजियस है। इसी तरह से जनाजे के हवाले से, कुरान ख़ानी के हवाले से, ईसाल सवाब के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं तो बज़ाहिर मजहबी, लेकिन अब हमारे पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा भी बन चुकी हैं। इसी तरह डिफरेंट आर्ट्स हैं, अगर आप देखें तो फैसल मस्जिद, अल-फलाह बिल्डिंग, बादशाही मॉस, शाही किला और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स जो हैं वो जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में पाई गई हैं या बनाई गई हैं, वो उनके अंदर एक पाकिस्तानी कल्चर, एक पाकिस्तानी सोसाइटी की एक टेस्ट झलकता है, उसमें वो आर्किटेक्चर नज़र आता है हमें। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेशनल लैंग्वेज के हवाले से, ये मैं बहुत डिटेल में नहीं इसको रिव्यू करूँगा, आप लोग इसको रीड करें। उर्दू लैंग्वेज, उसके बाद आपका जो है कि बिगिनिंग ऑफ उर्दू, पोइट्री कैसी शुरू हुई, उर्दू की शायरी, द रोल ऑफ प्रोज राइटर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू। फिर उसके बाद रीजनल लैंग्वेज में पंजाबी लैंग्वेज है, सिंधी, पश्तो, बलोची, कश्मीरी, ये तमाम लैंग्वेजेस जो हैं, सराइकी, बरावी, हिंदको वगैरह, इनका क्या रोल है, कहाँ से ये लैंग्वेजेस आई, कौन से इलाकों में ये बोली जाती है, ये तमाम डिटेल्स को आप पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद रोल ऑफ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ का हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस टॉपिक को भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने माइनॉरिटीज़ को हमेशा इंपॉर्टेंस दी है और हमेशा से एक माइनॉरिटीज़ का हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है और बहुत बड़ी पोजीशंस में भी कई बार रहे हैं। अगर आप जस्टिस AR कॉर्नेलियस की बात करें तो बहुत मशहूर नाम है, फिर राणा भगवान दास का नाम है। इसके अलावा क्रिकेट वगैरह में देखेंगे तो दानिश कनेरिया, अनिल दलपत और एंथनी डिसूजा वगैरह, ये तमाम मशहूर लोग हैं जिनके आप नाम वगैरह पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर रिव्यू करेंगे जो कि है तहफ़्फ़ुज़ निस्वा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन से रिलेटेड है कि ख़वातीन को क्या हकूक़ हैं, किस तरह से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उससे रिलेटेड है। सबसे पहला टॉपिक है आपका जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इट्स अवेयरनेस कि जेंडर होता क्या है। जेंडर को आप अगर आम लफ्ज़ों में समझें तो सोशली कंस्ट्रक्ट, जो माशरे ने आपको कंस्ट्रक्ट करके दिया है एक बिहेवियर कि मखसूस तरीके से मर्द ने कैसे बोलना है, औरत ने कैसे बात करनी है, मर्द जो है वो किस तरह की चीज़ें पसंद करता है। कई बार हम कहते हैं कि क्या औरतों की तरह रो रहे हो, तो हम लोग औरतों के साथ रोने को जोड़ देते हैं कि शायद औरतें ही रो सकती हैं, मर्द नहीं रो सकते। इस तरह के बहुत सारे रोल्स हैं, कलर्स हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं पिंक कलर जो है ख़वातीन के लिए है, जो डार्क ब्लू कलर है या डार्क कलर्स हैं वो सारे मर्दों के लिए है, येलो, पिंक, पर्पल वगैरह ये जो है ख़वातीन के लिए। तो इस तरह का जो बिहेवियर है, जो मखसूस किस्म की जो चीज़ें हैं जो कई बार औरतों से मुंसलिक कर दी जाती हैं और कुछ चीज़ें मर्दों के साथ मुंसलिक कर दी जाती हैं, तो ये जो बिहेवियर है इसको हम जेंडर सेंसिटाइजेशन या जेंडर के हवाले से बिहेवियर कहते हैं। जैसे अगर आप जॉब में भी देखें तो नर्स जब हम कहते हैं तो नर्स ऐसे लगता है सिर्फ औरतें ही नर्स हैं, जबकि मेल नर्स भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये एक सोशली कंस्ट्रक्ट हो गया है माशरे में कि शायद औरतें ही नर्स होती हैं। इसी तरह टीचर का जब आप लफ्ज़ लेते हैं तो ज़्यादातर ऐसे लगता है फीमेल ही टीचर है, बल्कि मेल टीचर्स भी होते हैं। इसी तरह अगर आप कोई इंजीनियर आप सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि इंजीनियर ज़्यादातर मेल हजरात ही होते हैं, बल्कि फीमेल भी होती हैं। तो हमारे यहाँ ये सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज़ हैं कि हमें लगता है कि ये कैरेक्टर जो रोल है ये मर्द ही कर सकता है। जैसे मज़दूर है, मज़दूर भी ऐसा लगता है कि सिर्फ मर्द ही हो सकते हैं।
लेकिन ख़वातीन भी होती हैं, लेकिन हमारे माशरे में बहुत कम ख़वातीन मज़दूर होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जेंडर रिलेटेड हैं। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंस्टीट्यूशंस फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ जेंडर की ये जेंडर की जो डेवलपमेंट है ये कहाँ से हो रही है। ज़ाहिर है ये घरों में है, हमें बताया जा रहा है, हमारे पेरेंट्स हमें ये चीज़ें बता रहे हैं, स्कूल हमें ये चीज़ें बता रहा है, कई बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमें बताती हैं, कई बार हुकूमत हमें ऐसी कुछ चीज़ें बता रही होती है, और कई बार मज़हब हमें ऐसी कुछ चीज़ें बता रहा होता है कि जैसे पर्दा करना ख़वातीन के लिए ज़रूरी है, ये मज़हब हमें बताता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो ख़वातीन के साथ कुछ मुंसलिक हैं, कुछ हमारी मर्दों के साथ मुंसलिक है, और ये हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बता रहे होते हैं। इसके अलावा इस्लाम और जेंडर को जब देखा जाए तो निकाह के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मर्द जो है वो ऐसे माना जाता है हमारे माशरे में कि वो तो पसंद की शादी कर सकता है, ख़वातीन अगर कोई अपने पसंद का इजहार करें तो बुरा समझा जाता है, जबकि इस्लाम में ऐसी कोई ममानियत नहीं है, बल्कि ये माशरे की सोच है। ऐसे हमें लगता है, ये हमें लगता है कि जी ख़वातीन तो अपनी पसंद बता ही नहीं सकती, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान और हदीस ख़वातीन को भी उतना ही हक देती है जितना मर्द को है कि वो अपने पसंद से शादी कर सकते हैं। इसी तरह खुला और डाइवोर्स के हवाले से भी है कि मर्द तो डाइवोर्स दे सकता है, औरत अगर खुला ले ले तो बुरा समझा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे जेंडर के अंदर शामिल है। वायलेंस की जब बात करते हैं तो वायलेंस की डेफिनेशन बताई गई है, द टर्म वायलेंस कंस्टिट्यूट्स कॉजिंग आइदर फिजिकल और मेंटल हार्म, या तो आप फिजिकली उसको हार्म करें किसी शख्स को, या मेंटली हार्म करें, मेंटली एब्यूज़ करें, तो ये तमाम चीज़ें वायलेंस में आती हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अगर आप पैसे भी नहीं दे रहे तब भी वायलेंस समझा जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो वायलेंस से रिलेटेड हैं ये ज़्यादातर ख़वातीन के ऊपर की जाती हैं, मर्दों पे ये चीज़ें कम होती हैं। इसके बाद जो टॉपिक है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016, इसको हमने बड़े डिटेल में पढ़ा था। 24 फरवरी 2016 को ये पास हुआ था, और इसके अंदर जो चीज़ें थी वो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के हवाले से, इकोनॉमिक इनजस्टिस, स्टॉकिंग और हरासमेंट, मतलब अगर किसी का पीछा करते हैं या हरास करते हैं किसी को, या साइबर क्राइम, अगर इंटरनेट के ऊपर अगर आप किसी का पीछा कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के बारे में था। इसमें दो चीज़ें बताई गई कि हमें टूल फ्री नंबर बताया गया 1043, इस पर कॉल करके कंप्लेन की जा सकती है। इसके अलावा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स बनाए गए हैं इस एक्ट के मुताबिक कि जहाँ पे लोग ख़वातीन जो हैं वो शेल्टर कर सकती हैं, आके रह सकती हैं, अगर उन पे जुल्म हो रहा है तो वहाँ पे आके स्टे कर सकती हैं। और इस तरह की तमाम चीज़ें और डिटेल्स बताई गई हैं कि कितने दिनों में जो है वो अगर किसी खातून का मसला है तो हल होगा, क्या कोर्ट कितने दिनों में सज़ा देगी और बुलाएगी, वो तमाम डिटेल्स इसमें दी गई हैं। तो आप इसको पढ़ लें, आसान है ये टॉपिक, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी एक है इसके अंडर, इसी एक्ट के अंडर, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं वो देख लें। और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स, इनका क्या काम है, तो सबसे पहले जो है मेडिको लीगल एग्जामिनेशन है, कि इसका मतलब है कि मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी और कानूनी फैसिलिटी भी दी जाएगी। अगर किसी खातून को कानूनी कोई फैसिलिटी चाहिए तो वो ले सकती है। इसके अलावा शेल्टर होम के तौर पे इस्तेमाल होगा कि यहाँ पे जो ख़वातीन जिनके ऊपर वायलेंस हुआ है अगर वो आके यहाँ रहती हैं तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनको यहाँ दोबारा से वापस ज़िंदगी में जाने के लिए तैयार किया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द रिसिप्ट एंड रिड्रेस ऑफ कंप्लेंट्स, इस इदारे के अंदर जो कंप्लेंट्स आएंगी उनको देखा जाएगा। और उसके अलावा मेडिटेशन बिटवीन द पार्टीज़ के लोगों जो जिनका जो दो पार्टीज़ का मसला है, चाहे मर्द है वो औरत है, उनका जो मसला है उनको इस जगह पे हल भी किया जा सकता है। वर्किंग एज अ कम्युनिटी सेंटर, और ऐसी जगह है जहाँ पे ख़वातीन के मुख्तलिफ मसाइल को हल किया जाएगा और गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करेगी। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर आखिरी जो आपका चैप्टर था रिव्यू, ये भी ख़त्म होता है। तो आप अपने टेस्ट सेशन की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।